नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। उत्तराखंड के इतिहास के टॉपिक कुलिंद में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में ऐतिहासिक काल और उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति कुलिंद के विषय में। दोस्तों, कुलिंद को उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति माना जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हम इसकी पूरी विवेचना करेंगे और उन स्रोतों को जानेंगे कि आखिर क्यों। और कुलिंद राज्य के विस्तार के विषय में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कुलिंद राज्य का विस्तार पश्चिम में व्यास नदी तक, व्यास नदी ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन है, यहां तक होगा, उत्तराखंड से लगा हुआ पोर्शन है। और पूर्व में यानी कि आपका पूर्व की ओर कत्यूर घाटी तक। अभी तक जो ज्ञात स्रोत हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। और ये आपका अल्मोड़ा, और ध्यान रखना वर्तमान में कत्यूर घाटी गोमती नदी की घाटी है, ये बागेश्वर हो गया। जैसा परीक्षा में प्रश्न आए वैसा उत्तर देना। और दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में दोस्तों आपका सुनेत बहेत तक, सुनेत बहेत तक। अब ये सुनेत बहेत को लेकर हालांकि विद्वानों में मतभेद है। सुनेत पंजाब में और बहेत आपका अंबाला हरियाणा, तो हम आपका पंजाब / हरियाणा ये हम आगे विस्तार से लोग देख भी लेंगे, कहाँ है कैसा है, ये हम देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर कौन कौन से स्थल मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं जो इस विस्तार को बताता है, वो पूरी की पूरी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सभी बातों को समझने के लिए सबसे पहले जानने होंगे हमें कुलिंदों के विषय में, या कुलिंदों को प्रथम राजनीतिक शक्ति, अमोघभूति को इनका सर्वश्रेष्ठ व आरंभिक शासक व इनके राज्य के विस्तार को दर्शाते स्रोतों को दोस्तों हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी इन प्रश्नों के उत्तर हमें मिल पाएंगे। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे और जानेंगे कुलिंदों के विषय में जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। स्रोत जानने से पहले समझ लीजिए कि मेरे जो स्रोत हैं ये आपका शिव प्रसाद डबराल के कुलिंद जनपद, डॉक्टर कटौज का मध्य हिमालय भाग 3 व प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद जोशी के मॉर्फोलॉजी ऑफ कुलिंदाज क्वाइन, राय चौधरी की पुस्तक आदि पर आधारित विवरण है। यानी कि जो कुछ कह रहा हूं वो प्रमाणिक है और आपको पता भी लग जाए। अब अगर मैं स्रोतों की बात करूं दोस्तों आपका, तो इसमें पहली जो जानकारी कुलिंदों के विषय में मिलती है वो हम पढ़ भी चुके हैं, वो मिलती है महाभारत। महाभारत में दोस्तों हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने केदारखंड वाले चैप्टर में कि आपका वन पर्व, पर्व का मतलब मैं बता चुका हूं, चैप्टर 1 चैप्टर है जो महाभारत का, इसे कहते हैं आरण्य पर्व। आरण्य का मतलब भी जंगल होता है। इसमें दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि पांडवों द्वारा केदारखंड की यात्रा पर आना, कुलिंदराज सुबाहु की राजधानी श्रीनगर या सुबाहुपुर में रुकना, वहां एक रात्रि विश्राम करना, और सुबाहु का पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लेना, आदि आदि चर्चा आपका कुलिंदों से जुड़ी और महाभारत के वन पर्व में हम पढ़ चुके हैं। और यही वो महाभारत का पर्व है जो कुलिंदों की सर्वाधिक चर्चा करता है, सर्वाधिक चर्चा। अगर आपसे पूछा है कि महाभारत का कौन सा पर्व कुलिंदों की सर्वाधिक चर्चा करता है, तो वन पर्व या आरण्य पर्व। क्या चर्चा करता है उसके लिए आप केदारखंड चैप्टर देखिए। इसके अलावा अगर बात करूं तो सभा पर्व, सभा पर्व व भीष्म पर्व,
भीष्म पर्व का भाग ही भागवत गीता है, तो सभा पर्व, भीष्म पर्व और आरण्य पर्व ये सभी क्या करती हैं, कुलिंदों की चर्चा करती है, कुलिंदों की जानकारी से मिलती है। कुलिंदों की जानकारी की स्रोत है तो कुलिंदों की चर्चा करेंगे, और सर्वाधिक चर्चा कुलिंदों की कर रहा है महाभारत के कौन सा पर्व, तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे स्रोत की अगर हम बात करें तो दूसरा है पाणिनि कृत अष्टाध्यायी। पाणिनि कृत, कृत का मतलब होता है द्वारा रचित, कृत अष्टाध्यायी। और ये अष्टाध्यायी जो है ये आपका व्याकरण यानी कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों महाजनपद कालीन यानी कि बुद्ध का जो काल है उसी के आसपास का जो पूरा एरा, बुद्ध का एरा या महाजनपद काल या सेकंड अर्बनाइजेशन के एरा जो है आपका इंडिया में, उस टाइम पीरियड का है ये। और महापदम नंद के समकालिक है, नंद वंश के जो शासक हैं। अब अष्टाध्यायी में 8 हिमालयी राज्यों की चर्चा करते हैं पाणिनि। अब इसी में दोस्तों आपका कुछ शब्द मिलते हैं जो कुलिंदों के पर्याय माने जाते हैं या कुलिंद राज्य के पर्याय माने जाते हैं, या कुलिंद राज्य के आपका को इंगित करते हैं। ठीक, अब ये शब्द क्या है, ये है आपका कुलून। अब देखिए कुलून, कुलून, कुलिंद। दूसरा आपका अगर बात करें तो शब्द मिलता है यहां पर आपका कौलेंद्र प्रस्थ। क्या शब्द मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कौलेंद्र प्रस्थ। अब विद्वानों का, इतिहासकारों का मानना है कि ये कौलेंद्र प्रस्थ या कुलून शब्द की जो चर्चा ये संभवतः कुलिंद और कुलिंदों के राज्य को इंगित करता होगा। एक अनुमान, एक चर्चा थी, मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण साक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये है मित्रों आपका नंबर 3, अशोक का कालसी लेख। अशोक का कालसी लेख। अब ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ध्यान रखना दोस्तों आपका कि जानकारी किस काल की देगा, तो ये मौर्य काल की देगा, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक का जो कालसी लेख है दोस्तों, ये लेख देहरादून जनपद में, देखिए पहले सीधी बात समझ लीजिए, कहां मिला है, तो देहरादून जनपद के कालसी। ठीक, ये मैं सेपरेट कर दिया मामला। अब देहरादून जनपद का कालसी में आपका यमुना व टॉस इसकी सहायक है के संगम पर। दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक का जो ये कालसी लेख है ये आपका 257 ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि थोड़ा थोड़ा विद्वानों में इसकी तिथि को लेकर के मतभेद है, लेकिन ओवर 257 ईसा पूर्व का माना जाता है। भाषा की अगर मैं बात करूं, देखिए एक तो इसमें हो गई भाषा और एक हो गई आपका लिपि। भाषा जो है वो है आपका प्राकृत। ध्यान रखना भैया, कई जगह पाली लिखा हुआ है, ठीक है ना, एग्जैक्टली आप प्राकृत कहेंगे। और लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी भारत की अब तक पढ़ी जा सकने वाली सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी। सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और दोस्तों आपका एक प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का आपका लेख है। ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो ये कालसी लेख है ये अशोक का वृहत शिलालेख है। कैसा है? वृहत, वृहत कहो, दीर्घ कहो, शिलालेख। अब लोगों को पता नहीं था कि
कि अशोक का लेख लोग पानी चढ़ाते रहे, उसमें फूल चढ़ाते रहे, लेपते रहे, तो स्क्रिप्ट काफी मिट चुकी है। बृहद शिलालेख की अगर मैं बात करूं जो कि कालसी से प्राप्त हुआ है अशोक का, ये पूरी पूरी विश्व के इतिहास में आपका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आपको इसके बारे में विशेषताएं जो है वो भारतीय इतिहास में भी पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या इस पे अंकित है। अगर मैं बात करूं इस लेख की, कालसी लेख की, तो जाहिर सी बात है कि लेख का अपना महत्व होगा। एक विद्वान है, नाम है आपका राय चौधरी। अब देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं यहां पे, राय चौधरी। राय चौधरी का यह मानना है कि आपका ये जो कालसी वाला क्षेत्र है या कालसी, ये मौर्यों की उत्तरी सीमा रही होगी। उत्तरी सीमा, ये प्रश्न, ये बात अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अभी देखेंगे आप आगे। अब क्या है कि यहां पर जो शब्द आए हैं कालसी लेख में, क्या आए हैं? क्षेत्रवासी जो हैं उनके लिए शब्द का प्रयोग है कुलिंद, और जो क्षेत्र है कहा गया है अपरांतक। अब अपरांतक किसके लिए कहा गया, ये भी परीक्षा पूछा गया है, और क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहा गया है, तो कुलिंद कहा गया है, ये भी आप जानेंगे। अब कुलिंद संभवतः यही कुलिंदों का मूल क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि यमुना को कालिंदी या कुलिंदी कहा जाता है, और कालिंदी के क्षेत्र के निवासी कुलिंद कहलाए होंगे, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। और शिव प्रसाद डबराल अपने कुलिंद जनपद में भी इस बात की ओर इशारा करते हैं। अब राय चौधरी नाम के विद्वान का यह कथन कि कालसी मौर्यों की उत्तरी सीमा रही होगी, इसका एक तो प्रमाण है यहां से मिलने वाला एक यह लेख, और इनके इसी स्टेटमेंट से और कालसी लेख के यहां पर मिलने से एक बात और स्पष्ट होती है। आपके परीक्षा वाले ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या कुलिंद मौर्यों के अधीन थे? आंसर था कुलिंद मौर्यों की सीमा पर एक शक्ति थे जो कि उनका प्रभाव स्वीकार करते होंगे। लोगों ने कहा हां मौर्यों के अधीन थे। भैया कौन से लेख में लिखा हुआ उनके अधीन है? कहीं नहीं लिखा हुआ। अब लेख मिला है तो जाहिर सी बात है जहां तक लेख मिला हुआ मौर्यों की सीमा रही होगी। अब उस पर्टिकुलर एरिया के निवासियों के लिए कुलिंद कहा, लेकिन कुलिंदों को कहीं अधीन नहीं बताया गया है, तो कह दिया कि कुलिंद आपका मौर्यों की सीमा पर एक शक्ति थे जो कि मौर्य प्रभाव स्वीकार करते होंगे। और इतना कहा जा सकता है क्योंकि मौर्य साम्राज्य आपका लगभग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, और प्रभाव आपका कहां, बांग्लादेश, और आपका कहां तक, आपका श्रीलंका तक आपका प्रभाव उसका फैला हुआ है। अब बाकी तो सारे सीधा नियंत्रण में, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वर्तमान भारत, और प्रभाव में श्रीलंका तक, और वो आपको जानकारी मिलती है। अब मित्रों आपका खोज जो है, ध्यान रखना, ये जो कालसी लेख है, कालसी लेख की जो खोज है ये आपका 1860 में फॉरेस्टर महोदय ने की। इससे पहले पता ही नहीं था भैया कि मामला क्या है, क्योंकि हालांकि क्योंकि 1837 तक तो किसी को भी नहीं पता था जब तक आपका जेम्स प्रिंसेप ने आपका क्या ब्राह्मी लिपि को नहीं पढ़ा था। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब कालसी वाले क्षेत्र या यमुना नदी के उपात्यत्व में हमने देख लिया कुलिंदों का विस्तार था। महाभारत की चर्चा के माध्यम से हमने गढ़वाल क्षेत्र में विस्तार देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अन्य स्रोतों की जो जानकारी देते हैं कुलिंदों की, तो इनमें का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखिए मौर्य काल तक हम चर्चा समझ चुके हैं, इसके बाद है मौर्योत्तर काल। यहां पर एक विद्वान है, नाम है आपका कार्टियस टॉलेमी। कार्टियस टॉलेमी
रोमन एम्पायर है, यानी कि आपका यूनानी राज्य है, उससे रिलेटेड है और निवासी है ये मिस्र का। अब ये कार्डियस टॉलमी है, ये एक भूगोलवेता है और इसने एक पुस्तक लिखी, इसकी कृति है कृत जियोग्राफी। अब इसकी पुस्तक जो जियोग्राफी है, इसमें आपका विवरण है। अब क्या विवरण देता है? ये विवरण देता है व्यास नदी। अब व्यास नदी के किस शब्द की चर्चा की है उसके हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। व्यास नदी के क्षेत्र में आपका कुलिंदों की, और शब्द का प्रयोग क्या किया गया है? कुलिंडर, कुलिंडर्स, ऐसा। ठीक, कुलिंडर शब्द। अब व्यास नदी के क्षेत्र में अगर कुलिंडर है तो मैंने देखिए पहले आपका कि व्यास नदी से लेकर, अब देखिए बाउंड्री बननी शुरू हो गई। अब लगा हुआ इलाका तो है यमुना, यमुना सिरमौर, आगे चल करके हिमाचल प्रदेश का आप कांगड़ा वाले पोर्शन में पहुंचेंगे, व्यास नदी के इलाके में घुस जाएंगे। तो भैया आपका टॉलमी जो कि भूगोलवेता था, एक विद्वान था जो बाहर से आया हुआ था, उसने अपनी जियोग्राफी नामक पुस्तक में कुलिंद शब्द की चर्चा की है और व्यास नदी वाले क्षेत्र में इनकी उपस्थिति बताई है। तो ये भी कुलिंदों के विस्तार या उनकी उपस्थिति की ओर संकेत करता है। मौर्योत्तर काल में आया है भैया, ये मौर्योत्तर काल से संबंधित है, ठीक है ना, पोस्ट मौर्यन पीरियड जिसे आप कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हालांकि अभी कुलिंद कॉइन्स की बात हमने करनी है, लेकिन मैं क्योंकि कम चर्चा उस विषय में करनी है तो मैं एक और ग्रंथ की बात करूं, गुप्तकालीन है। ये है आपका बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है ये है वराह मिहिर की। वराह मिहिर अपनी पुस्तक बृहत संहिता में भी आपका इस क्षेत्र में कुलिंदों के होने की चर्चा करते हैं, या कुलिंद जो है की चर्चा, प्रत्यक्ष चर्चा नहीं है लेकिन जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसके माध्यम से कुलिंदों की उपस्थिति का साक्ष्य मिलता है। गुप्तकालीन आपका रचना है, ठीक है, वराह मिहिर की बृहत संहिता। ये प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2018 उत्तराखंड में भी पूछा गया प्रश्न है कि बृहत संहिता के लेखक कौन है। अब दोस्तों आपका कुलिंदों की जानकारी, उनके भौगोलिक विस्तार, उनके राजनीतिक शक्ति के रूप में यहां उपस्थिति का जो सबसे प्रमाणिक स्रोत है, हम उसकी बात यहां पर शुरू करते हैं और वो है आपका कुलिंद मुद्रा। आइए बात करते हैं। तो जानकारी का अगला स्रोत है कुलिंद मुद्रा, या कहें तो सिक्के, जिसे कॉइन कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि कुलिंदों की जानकारी का सबसे प्रामाणिक स्रोत, ठीक है, सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत, तो भैया ये कॉइन्स हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं कि सिक्के छाप के किसी ने छोड़ दिए हैं और बाद में हमारा इतिहास लिखा जाएगा, किसको पता था। और सर्वाधिक जानकारी का स्रोत भी है, सर्वाधिक जानकारी। अब देखिए, अब सिक्के कुलिंदों के तो कुलिंदों के हैं और कुलिंद शासकों के नाम भी कई सिक्कों पर अंकित हैं। अब एक तो जहां से मिलेंगे तो किस कुलिंद शासक का था जिस पे नाम हो गया, नाम प्रकार के भी मिलेंगे तो उनके नामों का उल्लेख मिल गया। और सिक्के जहां जहां से मिलेंगे वहां कुलिंदों की उपस्थिति उस क्षेत्र में भी होगी। ध्यान रखना दोस्तों आपका कि ये आपके 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के, एडी लिखा एना डोमिनी, कुलिंद इतिहास की प्रमाणिक जानकारी के स्रोत हैं सिक्के। हालांकि इसके बाद हमारा कुलिंद कॉइन्स के ऊपर सेपरेट चैप्टर होगा पूरा का पूरा,
लेकिन फिलहाल मैं यहां सीमित जानकारी दे रहा हूं। तांबे व रजत यानी कि चांदी के बने यह सिक्के, अब किस भाषा में थे, किस लिपि में थे, आगे क्या था, पीछे क्या था, सब पढ़ेंगे इसमें। फिलहाल आप बात को समझिए। ये सिक्के जो हैं वो राज्य तथा राज्य के बाहर विभिन्न स्थानों पर मिले हैं। मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करेंगे हम इनको, अमोदभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार व नाम प्रकार। अब ये जो सिक्के हैं ये कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, या कुलिंद मुद्राओं की प्राप्ति ये कहां कहां से प्राप्त हुए, ठीक। ये सिक्के जो प्राप्त हुए हैं इसको समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं आपके उत्तराखंड की, या कहें तो राज्य में, तो राज्य में आप देख लीजिए कि यह आपका थत्यूर व अठूर से, अठूर ये आपका टिहरी जनपद वाला पोर्शन हो गया भैया। देखिए तो टिहरी में भी दिखा दिया मैंने आपको, अलकनंदा की नदी की घाटी में भी देख लिया था, और टिहरी वाले जौनपुर वाले क्षेत्र में भी आपने देख लिया। इसके अलावा आपका, चलिए मैं अपने इलाके में चलता हूं आपका, और उत्तरकाशी जनपद के पुरोला के पास देवडूंग से, हालांकि देवडूंग है, ठीक है ना, और ये पुरोला कमलगाड़ वाला इलाका है, यमुना की सहायक कमलगाड़ है, और उत्तरकाशी, ठीक है, तो मेरी मदरलैंड है, ठीक। तो यहां पहुंच गए हम उत्तरकाशी। अब यहां देवडूंग से अब क्या होगा कि कांति प्रसाद नौटियाल, केपी नौटियाल, आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय के बड़े प्रख्यात पुरातत्वविद रहे हैं। इन्होंने यहां से 5 कुलिंद कॉइन आपका जो देवडूंग गरुड़ यज्ञ वेदिका है वहां से प्राप्त किए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मित्रों, तो ऐसे ही सिक्के, ऐसे ही कॉइन आपका श्रीनगर के पास सुमाड़ी से प्राप्त हुए। सुमाड़ी ये पहुंच गया अलकनंदा की घाटी में, श्रीनगर, और जनपद तो भैया आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक। इसके अतिरिक्त आप दक्षिणी गढ़वाल में दुगड्डा के पास देखेंगे एक जगह पड़ेगी आपका भैड़गांव, और पौड़ी, यहां से भी मित्रों आपके कुलिंद कॉइन प्राप्त हो, और भी बहुत जगह से प्राप्त हो गए। फिलहाल मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया। देखिए पूरा का पूरा हमने जौनसार वाले पोर्शन से लेकर यमुना नदी की घाटी वाला पोर्शन और पुरोला तक चले गए, हमने टिहरी वाला पोर्शन कवर कर लिया, हमने श्रीनगर अलकनंदा की घाटी से दक्षिणी पौड़ी तक हम पहुंच चुके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राज्य में आपका कत्यूर घाटी, अब कत्यूरों के कारण कत्यूर घाटी कह दी, ये जब तक बागेश्वर जनपद अलग नहीं होगा तब तक अल्मोड़ा जनपद में है। अब वर्तमान में कत्यूर घाटी अल्मोड़ा बागेश्वर में स्लैश बागेश्वर, ठीक है। अब यहां से भी मिले हैं, तो देखिए हमने कैसे सीमा निर्धारित कर दी कि आपका ये राज्य में यहां। अब राज्य के बाहर अगर मैं देखूं तो देखिए आपका हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के चकर, मंडी, ठीक है, मंडी, इसके अलावा हमीरपुर है, इसके अलावा आपका ज्वाला देवी है, उसके आसपास का इलाका है, वहां पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, चकर हो गया, मंडी हो गया, हमीरपुर। अब देखिए व्यास नदी वाला टॉलमी का विवरण भी है, और आपका सिक्कों की प्राप्ति ने भी इस बात को पुष्ट कर दिया। अब यमुना और यमुना की सहायक टॉस आ रही है, उधर सिरमौर वाला इलाका है, वो कांगड़ा वाला मामला हो गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए यमुना नदी का प्रवाह आगे बढ़ रहा है, और आप पहुंच गए सहारनपुर, और यूपी का जो सहारनपुर है के बेहट में, बेहट जगह पड़ेगी
अब बेहट के पास आपका सिक्के मिले हैं, अब ये बेहट से मिले हैं तो देखिए आपका यूपी सहारनपुर बेहट, यानी कि यमुना नदी का मित्रों प्रवाह, यमुना नदी की घाटी इनका मूल क्षेत्र है कुलिंदों का। कालिंदी, यमुना, कुलिंदी, और कुलिंदी के क्षेत्र के निवासी कुलिंद। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका हरियाणा की अगर मैं बात करूं तब तब पंजाब था जब सिक्के मिले हैं, अब हरियाणा है। यहां पर आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अंबाला के पास, अंबाला के पास ये है बहेत जगह पड़ेगी, हालांकि विद्वानों में मतभेद है बहेत को लेकर के। इसके अलावा और भी जगह है, नारायणगढ़, गढ़, या कहें तो आपका करनाल। इसके अतिरिक्त आपका पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब वाले क्षेत्र में, तो यहां पर आपका सुनैत है ना, सुनैत बहेत, ठीक है, व रोपड़ आदि। हालांकि मित्रों एक कुलिंद कॉइन जो है वो आपका तक्षशिला पाकिस्तान से भी प्राप्त हुआ है, लेकिन डॉक्टर कठोर जिसको अपवाद मानते हैं और उनका कहना है कि संभवतः व्यापार के कारण ये कॉइन वहां पहुंचा होगा। अशोक के कालसी लेक का जो लोकेशन है उसके आधार पर यह भी पता लगता है कि संभवतः यहां से एक व्यापारिक मार्ग हिमाचल प्रदेश होता हुआ पाकिस्तान के हजारा प्रांत तक जाता होगा या जाता था, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। और कालकूट कालसी का प्राचीन नाम दिया गया और एक व्यापारिक मंडी थी। अब इस आधार पर वो कहते हैं कि सिक्का वहां पहुंच गया होगा, लेकिन बेसिकली अगर जो विस्तार है वो देखिए इन मुद्राओं के मिलने से प्रमाणित होता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अगर व्यास नदी की घाटी देखेंगे आप, टॉलमी का विवरण के सिक्का भी मिला, से लेकर आपका पूर्व की ओर कत्यूर घाटी अल्मोड़ा तक, और दक्षिण में आप देखिए ये रहा आपका सुनैत और ये रहा बहेत तक कुलिंद राज्य का विस्तार है। यानी कि न केवल हमने बात को बोला, हमने अपनी बात को पुष्ट करा। अब देखिए कुलिंद शासकों का नाम, उनकी मुद्रा हमको प्राप्त हो गई। अशोक के कालसी लेख में कुलिंद शब्द का प्रयोग आया, अब सबका नाम तो नहीं दिया, सिर्फ कुलिंद का, और कुलिंदों का सिक्का भी मिल गया। इस आधार पर कहते हैं कि कुलिंद उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। अब किसके बाद कौन गद्दी पर बैठा, कौन कौन से इनके वंश आए, ये जानकारी हमारे पास नहीं है, इसलिए इनको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक शक्ति, प्रथम राजनीतिक शक्ति, फर्स्ट पॉलिटिकल पावर ऑफ उत्तराखंड कुलिंदाज। और हमने प्रूफ कर दिया कैसे, और इनके भौगोलिक विस्तार को हमने समझा। मित्रों कल हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक कुलिंदों के कॉइन्स की, उनमें बने चित्रों की, उनकी विशेषता की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तभी मैं आगे आपका अब हिंदी के जो श्रृंखला है आपकी व्याकरण की, और स्तरीय जो आपका मानक व्याकरण है, शुद्ध हिंदी व्याकरण में शुद्धता पर बार बार गौर करूंगा, ये ध्यान दूंगा, आपके साथ मैं यहां पर साझा करने वाला हूं। आप ज्यादा से ज्यादा इसको अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी ये संभव है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।